नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है और जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, है ना। रीट संबंधित DSS SB यूपी टेट सी टेट संबंधित जो है कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, है ना, CDP की, जिसका यहाँ पर टॉपिक नंबर 7 है। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। हर एक जो है पेपर में आपको देखने को मिलता है। CDP में तो है ही, मैथ्स में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में NCF 2005 से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, है ना, ताकि कहीं से कोई तरह की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें 10 महत्वपूर्ण बिंदु के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। आखिर NCF है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, ऐसे ऐसे टोटल टॉप 10 बिंदु जो है यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो कहिए तो पेडागोजी का संपूर्ण निचोड़ कह सकते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो आप लोग पैसेंस बनाकर पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले जो नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर आ जाएं। जी हाँ, इस तरह जो है चैनल पर आएँ। चैनल पर आने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बात लेटेस्ट अपडेट की करूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अबाउट वाले सेक्शन में आइए, और अबाउट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ से WSBCC क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो लेटेस्ट अपडेट में आपको यहाँ पर सारी क्लासेस देखिए, 6 टॉपिक 6 हो गया, टॉपिक 5 हो गया, टॉपिक 4 हो गया, ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड मैंने करा दिए हैं। तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट आपको अपने चैनल पर अवेलेबल है, यहाँ से देख सकते हैं। और रिसेंट जो अपलोड होती है उसमें 3 वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ज़रूर देख लिया कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी को अब यहाँ से। तो ये PDF आपको वहीं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, है ना। ये अभी जो चल रहा है सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की चल रही है ना। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर CDP हो, EVS हो, मैथ्स हो, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी है सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड मैं कराने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और एवरी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं CDP के, चाहे जितने भी पेपर हैं, सभी के मैं आपको यहाँ पर कराने वाले हूँ, है ना। तो यहाँ पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। WSBCC क्लास जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आते हैं, जॉब 24/7 को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं NCF 2005 आखिर है क्या। फर्स्ट पॉइंट आपका है NCF 2005 क्या है, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, NCF 2005 भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है ना। इससे पहले 3 प्रकाशित किया गया था और ये चौथा है। इसका निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, है ना, प्रोफेसर यशपाल, जी हाँ, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल। अच्छा, ये पाठ्यचर्या भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है। इन सभी के लिए जो है ये दिशा निर्देश देती है, गाइडेंस देती है ना। ये एक प्रकार का दस्तावेज है ना। इसमें 5 अध्याय है। कितने अध्याय हैं, इन सभी के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। इस रूपरेखा में कक्षा 1 से 12 तक ये सारे पॉइंट्स को रखिएगा। बाद में जो है MCQ भी हम लोग देखने वाले इसी वीडियो में, तक पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है ना, 1 to 12 तक की। NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं सूची में दी गई है। ये भी याद रखिएगा, किस में दी गई, संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। सभी भाषाओं में किया गया है ना, सभी भाषाओं में। इसका जो है उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंधन सभ्यता और प्रगति से हुआ है। किनके, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध और सभ्यता और प्रगति से हुआ है। अब देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं NCF 2005 के जो है 5 मुख्य सिद्धांत क्या है। बहुत ही बारीकी से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आए दोबारा देखिए वीडियो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए। NCF 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत देखिए। तो पहला, ज्ञान को विद्यालय के जो है बाहर जीवन से जोड़ना।
बच्चे जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको जो है उसके बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरी बात, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। रटंत प्रणाली मीन्स कि बच्चे को रटाना नहीं है ना, समझाना है। और एक बात और याद रखिएगा, रटंत हो गया है ना, सजा हो गया है ना, दंड हो गया, दंड सजा एक ही हो जाता है, पीटना हो गया। इन सभी बातों को सीडीपी में आप भूल ही जाइए। बच्चे को पीटना नहीं है, मारना नहीं है, सजा नहीं देना है, रटाना नहीं है, दंड नहीं देना है। बच्चे को प्रोत्साहित करना है, बच्चों की मनोबल को बढ़ावा देना है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे। ये जो है पाठ्य पुस्तक के केंद्रित ना होना चाहिए, उसकी जो सिलेबस है उसकी केंद्रित नहीं होना चाहिए, है ना। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा इसे लचीला बनाया जाए। कक्ष जो होगा, जिस कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते होंगे कक्षा में, उस कक्षा में जो है उसकी गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसे लचीला बना जाए ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हो, है ना। एक ऐसी अधिभावी पहचान, एक ऐसा पहचान होना चाहिए विकास को लेकर के जो कि प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हो, है ना। प्रजातांत्रिक यानी कि समझ ही सकते हैं ना, और राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित होनी चाहिए उसमें। अब यहाँ पर ये पांचों पॉइंट आप लोगों ने देखा, इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन भी करते चलेगा, देखते चलेगा। अब देखिए इसके मुख्य अंग जो है ना, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके मुख्य अंग होंगे, परिप्रेक्ष्य हो गए, सीखना वो ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र हो गए, है ना, विद्यालय वो कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार हो गया। अब देखिए इसके उद्देश्य को समझिएगा एकदम बारीकी से। एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य कहता है कि सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के रूप में प्रदान किया जाए, है ना। एकदम आनंददायक रूप में बच्चे को सिखाना है ना। परीक्षा के तनाव से बच्चे को दूर रखा जाए, है ना। जो परीक्षा की तनाव जो होती है उससे दूर रखा जाए कि बेटा तुमने जो है परसों परीक्षा होने वाला है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, इन सभी से दूर रखा जाना चाहिए, है ना। एनसीएफ ने पाठ्यक्रम के डिज़ाइन में बड़े बदलावों की सिफारिश की है, इसमें बदलाव की सिफारिश भी की है। अच्छा, व्यक्ति के आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए, है ना। उसकी आत्मनिर्भरता, वो अपने आप पर कितने डिपेंडेंट होते हैं, आत्मसम्मान की भावना जो होती है उसे जागृत किया जाए, प्रेरित किया जाए, और समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित किया जाए, है ना। इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना। सेंटर्ड स्टडी जो होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। याद रखिएगा, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित जब भी आपको जो है एग्जाम में दिखे ऑप्शन में, उसे आप काट दीजिए, क्योंकि ये बाल केंद्रित होना चाहिए, एनसीएफ ये कहता है। और 14 साल तक के बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन और अवधारणा को बढ़ावा देना, है ना। उसके बाद सामाजिक संदर्भ के संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया है कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग आदि को दरकिनार करते हुए निरपेक्षता पूर्वक सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। सभी को दरकिनार करना है, पंथ, धर्म, लिंग, इन सभी को दरकिनार करते हुए मानक पाठ्यक्रम देना चाहिए, सभी के लिए समान, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। देखिए बार बार किया जा रहा है, बाल केंद्रित हो तथा ऐसे विषय सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो, है ना। बाल केंद्रित के साथ साथ ऐसे सामग्री का निर्माण किया जाए कि प्रभावशाली व्यक्तित्व बच्चे में आए। अब देखिए एनसीएफ 2005 में ध्यान दिए गए परस्पर संबंधित आयाम, तो ये सारे चीज को देखिए। तो शिक्षा के लक्ष्य, बच्चों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान की प्रवृत्ति, है ना, मानव विकास की प्रकृति, मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया, ये सारी जो है परस्पर संबंधित आयाम है इसके। अब देखिए एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, प्राथमिक स्तर पर तो मातृभाषा, गणित, अंग्रेजी, कला, स्वास्थ्य शिक्षा एवं कार्य अनुभव, ये सारे आ जाते हैं। वहीं उच्च प्राथमिक शिक्षक की बात करूँ तो मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कार्य अनुभव, शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, कला। माध्यमिक स्तर पर बात किया जाए तो मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कार्य अनुभव, कंप्यूटर शिक्षा, कला। उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पे किया जाए तो अनिवार्य विषय मातृभाषा और जो है अंग्रेजी और गणित, ये आ जाएगा। और कला वर्ग के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। उसके बाद वाणिज्यिक के लिए किया जाएगा अकाउंटेंसी हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा और व्यापार हो जाएगा। विज्ञान के लिए किया जाए तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं
जीव विज्ञान, कंप्यूटर कला एवं अन्य विषय यहाँ पर आ जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की अगर देखा जाए, यहाँ पर भाषा सबसे पहले देखा जाए तो बहुभाषा को बढ़ावा दिया जाए एनसीएफ के माध्यम से। भाषा को हाव भाव के साथ सीखा और सिखाया जाए, है ना। अंग्रेजी भाषा सीखने की जो है बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। कल्पना और मौलिकता को महत्वपूर्ण भूमिका दिया जाए। ये सारी चीज़ बताई जा रही है। गणित में अगर देखा जाए तो गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। देखिए सभी विषय में मिलता है, मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझिए। विद्यार्थी तार्किक परिणाम निकाल सके और विषय की अमूर्तता को समझ सके। बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठा सके। बच्चे जो गणित में भयभीत हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसको जो है किसी भी तरह से आप शिक्षा के बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कराइए और उसे उसके जो है अंदर जो भय है उसको दूर कराइए। अच्छा, विषयों के निरूपण का एक उद्देश्य गणितीय अंतर्दृष्टि और अवधारणाओं को विकसित करना होना चाहिए। विज्ञान की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाए। देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या बोला जा रहा है, विज्ञान को जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाए। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाए। और आप लोग को बुक में जो बच्चे की बुक होते हैं उसमें देखते ही होंगे ये मिला रहता है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा संयुक्त विषय के रूप में दी जाए, उसकी जो है विज्ञान की संयुक्त विषय में दी जानी चाहिए, जिससे तकनीकी शिक्षा तथा स्वस्थ, जिसमें प्रजनन और यौन स्वस्थ भी आता हो। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को अलग अलग विषयों के रूप में लाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए तो देखिए ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण हो जो विद्यार्थियों के समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास करे, है ना। और उसके बाद जो सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता के विकास का प्रसार हो। विद्यार्थियों में नैतिक क्षमता, मोरल डेवलपमेंट हो, है ना। उसके बाद कला शिक्षा की बात किया जाए तो दृश्य और प्रदर्शन दोनों कलाओं को पाठ्यचर्या में शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। कला के अंतर्गत संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक चारों को शामिल किया जाए, है ना। बच्चे इन क्षेत्रों में केवल मनोरंजन के लिए ही कौशल हासिल ना करें बल्कि और भी दक्षताएं विकसित करें, है ना। केवल जो है यहाँ मनोरंजन नहीं हो, उसके साथ साथ दक्षताएं भी हासिल हो। कला शिक्षा पर शिक्षकों को अधिक संसाधनात्मक सामग्री दी जाए, है ना, जो भी संसाधन होगा वो दिया जाए। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में देखा जाए तो पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य को लेकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें योग और शारीरिक शिक्षा बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और मानसिक विकास में अपना योगदान कर सके, मतलब इन सभी के विकास में योगदान कर सके। स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ स्कूल, पर्यावरण, दोपहर का भोजन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आदि सभी घटकों को सामूहिक रूप से पाठ्यचर्या में लाया जाए, उसके सिलेबस में डाला जाए। खेल संबंधी सुविधाओं का विकास किया जाए, है ना। ये खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए बच्चे के समक्ष, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मांगों को मौजूदा पाठ्यचर्या में जोड़ा जाए, जो पाठ्यचर्या है उसमें जो है जोड़ा जाए इस प्रक्रम को। काम और शिक्षा की देखें तो अकादमिक शिक्षा और काम को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे अकादमिक ज्ञान में रचनात्मक और काम के क्षेत्र में भी अधिक सहजता आएगी। काम के जिस पहलू का जहां जिक्र किया गया है उसका संबंध काम के संदर्भ में अर्थ निर्माण और ज्ञान के सृजन से है ना। काम आधारित सामान्य दक्षताएं शिक्षा के हर स्तर पर देनी चाहिए। शांति के लिए शिक्षा देख सकते हैं। शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सहनशीलता, न्याय, अंतः सांस्कृतिक समझ और नागरिक जिम्मेदारियों का विकास करना है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शांति शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाए। बच्चों के विकास के अनुरूप शांति से संबंधित मूल्यों को पठन पाठन में शामिल किया जाए। उसके बाद आवास और शिक्षा, सभी विषयों को पर्यावरण के साथ जोड़ा जाए और जिससे वे अपनी आवास और वातावरण को भी जान सके और उसका संरक्षण भी कर सके। भौतिक विज्ञान, रसायन, भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान आदि विषयों को जीवन की गतिविधि से जोड़ के पढ़ाया जाए। देखिए कितने पहलू हैं इसके। आकलन और मूल्यांकन को भी इसमें थोड़ा सा समझ जाएं कि क्या होती है। कहता है शिक्षक पढ़ाने से पहले न केवल आकलन के तरीकों की तैयारी करे बल्कि मूल्यांकन के मानकों के लिए उनके लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों को भी तैयारी करे।
आकलन मतलब बच्चे की एबिलिटी क्या है उसको पहले शिक्षक क्या करते हैं, आंकते हैं। और मूल्यांकन क्या होती है, मतलब शिक्षा से पहले, बच्चे की शिक्षा से पहले उसकी मानसिक एबिलिटी को जांचा जाए, उसके अनुसार पढ़ाया जाए। तो पहले जो जांचा जाता है वो आकलन हो जाता है। जब बच्चे पढ़ लेते हैं उसकी तब जांच होती है, तो वो आपका क्या होता है, मूल्यांकन हो जाता है। याद रखिएगा, आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए और अधिगम को मापने के वैध तरीके पर आधारित होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा आप लोग। बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर सामान्य टिप्पणी देने के साथ साथ शिक्षार्थी के समस्त विकास पर विशिष्ट टिप्पणी हो और अभिभावकों के लिए सुझाव हो। ऐसे आप 2005 के सुझाव क्या सब है देख सकते हैं एक एक पॉइंट को। विद्यालय में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो। दूसरी, पढ़ने लिखने के लिए सहायक किताबों सहित बुनियादी भौतिक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए। तीसरी पॉइंट, ऐसे फर्नीचर का निर्माण किया जाए जिसमें बालकों को बैठने में असुविधा ना हो। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। जो बच्चे जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा के माध्यम से होनी चाहिए। बस्ते का बोझ कम किया जाए, क्योंकि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय सारणी ऐसी हो जिसमें छात्रों को पर्याप्त अवकाश और खेलने का समय मिले। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण हो और उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए, है ना। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बालक को शिक्षा मूल्यों पर उपदेश देकर नहीं, बल्कि अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाकर दी जाए। सूचना को ज्ञान न माना जाए, सूचना जो मिले उसको ज्ञान न माना जाए। शिक्षण सूत्रों का शिक्षकों द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। अच्छे विद्यार्थी की परिभाषा या लोगों की विद्यार्थी की धारणा में बदलाव किया जाए। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षक के समान प्रस्तुत करता है। बालकों की पाठ्यचर्या का निर्माण बालक के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर किया जाए। विद्यालय में समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी के लिए समान शिक्षा को अपनाया जाए। मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। शारीरिक दंड, मारना पीटना, तकलीफदेह मुद्रा में खड़े रहना या बैठने की सजा पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। देख सकते हैं यहाँ पर ये शारीरिक दंड देना ही नहीं है। एनसीएफ जो है 2005 का समावेशी शिक्षा के प्रति सुझाव अगर देखा जाए, सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जाए, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनके हाशिए पर धकेले जाने का खतरा हो। उदाहरण के लिए वे विद्यार्थी जिनमें कुछ असमर्थताएं हैं, है ना। विद्यार्थी के समूह को अपंग, असमर्थ, निर्योग्य शब्दों से संबोधित करने से उनमें असहयोग और कुंठता की भावना घर कर जाती है ना। इससे उनको कठिनाइयों पर पर्दा पड़ जाता है, जिसका सामान विद्यार्थियों को विविध सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से आने के कारण या कक्षा में अपर्याप्त शिक्षण अपनाने के कारण करना पड़ता है। विद्यार्थियों के बीच मतभेदों को समस्या के रूप में न देख कर शिक्षण के जो है सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा में समावेश का एक ही घटक है ना। अब बहुत समस्याओं को अगर देखा जाए, इसमें भी समस्याएं हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं बारी बारी से। वर्तमान समय में यौन शिक्षा की आवश्यकता उत्तम स्वास्थ्य एवं एड्स जैसे विभिन्न घटकों रोगों से बचाव की दृष्टि से है, लेकिन भारतीय परंपराओं के कारण यौन शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ना। शिक्षण संबंधी समस्या, पाठ्यचर्या की अपेक्षा, है ना। अब जब शिक्षक संख्या कम होती है तो पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हो पाता है। जितने विद्यार्थी पर रेशियो होती है शिक्षकों की, है ना, 1/40, एक शिक्षक जो है 40 विद्यार्थी पर होते हैं, तो ऐसे नहीं होने पर जो है यहाँ पर सही ढंग से नहीं हो। भाषाओं की समस्या देखा जाए, भारतीय समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है, जिसके कारण भाषा संबंधी समस्या पाठ्यचर्या के निर्माण में उपस्थित हो जाती है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो है ये सारे पॉइंट्स मैंने जितने भी थे सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा MCQ देख लेते हैं, है ना। और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और आप लोग आंसर कीजिए। हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो आने में आपको एक दिन का बीच की होना पड़े, क्योंकि यहाँ पर अगर टाइप करके हम देंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, है ना।
तो एक दिन बीच करके हो सकता है वो वीडियो आए। तो चलिए आप एमसीक्यू देख लेते हैं, डायरेक्ट आप लोग आंसर भी कीजिएगा फटाफट। तो फ्रेंड जितने भी टॉपिक मैंने अभी कराए हैं सभी से संबंधित आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा नीचे, हाँ स्क्रॉल करके आते हैं और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 किसके लिए बनाई गई है? फटाफट इसका आंसर कर लो। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर इस तरह दिख रहे हैं। जो लोग भी इसका आंसर ए करें बिल्कुल सही आंसर करें, कक्षा 1 से 12 तक के लिए, बिल्कुल मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 की जो है संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधित प्रमुख समस्याएं, क्या सब समस्याएं अभी जस्ट मैंने बताया पढ़ाया है, फटाफट आंसर कर लीजिए। शिक्षक संबंधित समस्याएं, भाषा की समस्या, समाज की आकांक्षा। तो जो लोग इसका आंसर डी करें बिल्कुल सही करें, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाठ्यचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर कितने विषय जो है पढ़ाए जाने चाहिए, अभी सब विषय के बारे में मैंने चर्चा किया है। तो इसका राइट आंसर जो लोग जो है बी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, 7 विषय पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई है? देखिए किन कारणों से हुई है, 21वीं सदी की मांग, संवैधानिक बाध्यता और उसके बाद सामाजिक क्या कहता है भारतीय समाज में विविधता, इनमें से सभी। जी हाँ, जो लोग इसका आंसर डी करें बिल्कुल ही सही आंसर करें, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है? लीजिए फटाफट इसका आंसर कर लीजिए। व्यवस्थागत सुधार, परीक्षा प्रणाली, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं, सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों पर किया गया था, है ना। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने वर्ग हैं? उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने वर्ग होते हैं? फटाफट आंसर कर लीजिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने जो है कितने वर्ग होते हैं? जो लोग इसका आंसर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर करना है, 4। कितने होते हैं? 4। उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। इसका आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर करें। शिक्षक शिक्षा है तो पाठ्यचर्या का निर्माण, है ना। ध्यान, शिक्षक शिक्षा है तो पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए कि शिक्षक शिक्षा को कैसे देंगे बच्चे के प्रति, उसके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लीजिए कौन थे, फटाफट आंसर करो भाई मेरे। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो लोग बी करे बिल्कुल सही करे, प्रोफेसर यशपाल, सब मैंने पढ़ाया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? लीजिए निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिल्कुल जी हाँ, इसका राइट आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो लोग भी आंसर सी कर रहे थे बिल्कुल सही आंसर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अध्याय? अभी जस्ट कितने सिद्धांत मैंने बताए? गुड, 5। जो लोग आंसर बी करे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? शीर्षक फटाफट आंसर कर लीजिए इसका। जी हाँ, जो लोग इसका आंसर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, परिप्रेक्ष्य, सब चीज के बारे में मैंने अभी आप जस्ट पहले बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर क्या हुई? बताइए, बढ़ी है, घटी है, स्थिर है? क्या हुआ है? बढ़ी है। क्या है? बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है ना। इसमें कितने वर्ष की चर्चा है? तो यहाँ पर जो लोग आंसर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, 4 से 5 वर्ष, 4 या 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ MCQ जिसको आप लोगों ने कर लिया, और ये PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। नए वीडियो पाने के लिए जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।